नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की लिखी कहानी मेरी भी शादी करा दो। जब से करुणा की शादी तय हुई थी, सबसे ज्यादा खुशी उसकी छोटी बहन कुमुद को हो रही थी। शादी के महीने भर पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। सभी प्रमुख रस्मों के लिए उसने अलग अलग ड्रेस तैयार करवाई थी। उस पर मैचिंग ज्वेलरी, चप्पल, मेकअप आदि। उसकी तैयारी देख बड़ी भाभी अक्सर चुटकी लेती, ऐसा न हो कुमुद कि इसी मंडप में कोई तुम्हें भी ब्याह कर ले जाए। शादी के दिन तो दुल्हन से ज्यादा कुमुद ही मंच से लेकर मंडप तक छाई हुई थी। रंग रूप ही नहीं, अपने आकर्षक व्यक्तित्व और आधुनिक ढंग के मैचिंग कपड़े, गहने उसके व्यक्तित्व को एक अलग ही आयाम दे रहे थे। वह अपनी 6-7 सहेलियों और बहनों के साथ मिलकर घर के बड़ों के हर काम में मदद तो कर रही थी। बारात लगने के बाद वर पक्ष से आए मंचलों को भी चुन चुन कर सुनाने और चुहलबाजी करने का भी मोर्चा संभाले हुए थी। बीच बीच में ढोल के थाल पर चल रहे नाच गाने में भी शामिल हो रही थी। परंपरागत सिद्धांतों को मानने और उस पर चलने वाले उसके परिवार में बस शादी ब्याह के मौके पर ही लड़कियों को थोड़ी आज़ादी मिलती थी, जिसका सब लड़कियां भरपूर फायदा उठा रही थीं। इन सब के बीच वर पक्ष का एक दुबला पतला, काफी लंबे कद का, सांवला सा साधारण चेहरे मोहरे वाले लड़के की आंखें लगातार कुमुद का पीछा कर रही थीं, जिसे भांपने में उसकी छोटी बहन काव्या को ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन उस पर कुमुद का ध्यान अभी तक नहीं गया था। दी, आपने ध्यान दिया? एक जिराफ जैसे लंबे कद और लंबे गर्दन वाले लड़के की नजर आप पर ही लगी हुई है। कुमुद बिना कोई विशेष ध्यान दिए बोली, देखने दे देखने दे, बेचारा लड़कियों को ही तो देखने आया है। मौका मिलेगा तो ऐसा सुनाऊंगी कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। जल्द ही कुमुद को मौका भी मिल गया, जब उसके होने वाले जीजा जी मयंक जी ने पत्नी को पहचानने वाली रस्म में करुणा के बदले घूंघट में छिपी कुमुद पर अपना रुमाल डाल दिया। उनकी इस गलती पर लड़कियां वर की सजा तय करने लगी। क्या करवाया जाए इनसे? कोई गाना गाने के लिए बोला जाए, या डांस करने का न्योता दिया जाए, या फिर किसी की नकल करवाई जाए। तभी वह जिराफ जैसा लड़का आगे बढ़कर बोला, मेरे भैया हारे नहीं हैं जो अब सब सजा तय करने में जुट गई हैं। उन्होंने तो अपने लिए करुणा भाभी को पहले से ही पसंद किया हुआ था। अभी तो उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद की है। आप लोग बस उससे मेरी शादी करा दो। उसका इतना बोलना था कि लड़कियों की भीड़ की तरफ से जुमले उछलने लगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये मुंह मसूर की दाल, लंगूर के गले में मोतियों की माला, जा गंगा में मुंह धोकर आ। कुमुद भी कहाँ कम थी। भीड़ को चीरते आगे बढ़ते हुए बोली, वाह वाह, कौवे के मुंह में अंगूर। लेकिन बोलते बोलते सामने खड़े लड़के पर नजर पड़ते ही उसकी बोलती बंद हो गई। वह अपनी अंतरंग सहेली क्षमा, शालिनी और शिवप्रिया की ओर मुड़ी। उन तीनों की भी स्थिति कमोबेश कुमुद जैसी ही थी। देखते देखते चारों मैदान छोड़कर रफू चक्कर हो गई। उन सब के लिए तो शादी का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। बाहर उन लोगों के नाम का शोर मच रहा था और वे चारों एक कमरे में बैठी सोच रही थीं कि क्या करें। उन्हें क्या पता था यह लंबू, जिसका नामकरण काव्या ने जिराफ कर दिया था, उनके घर तक आ धमकेगा और उसकी रिश्तेदारी भी वरपक्ष से निकल आएगी। एक डर इन्हें बार बार सहमा रहा था, कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों को पहचानने के बाद अपने घर वालों को उस दिन की सारी बातें बता दें। यह सोचकर ही चारों के हाथ पैर ठंडे होने लगे। चारों उस दिन को कोस रही थीं जब उनकी मुलाकात इस जिराफ से हुई थी। सिर्फ 2 महीने पहले की बात थी। कुमुद, शालिनी, शिवप्रिया और क्षमा चारों सहेलियां कॉलेज में अपना प्रैक्टिकल समाप्त कर बाहर निकलीं तो दिन के 1 बज रहे थे। उस दिन प्रचंड गर्मी थी। पूरा सड़क सुनसान पड़ा था। चारों किसी सवारी की तलाश में एक इमली के घने दरख्त के नीचे खड़ी थीं। वहां से थोड़ी ही दूर पर 2 ठेले पर गर्मियों के कुछ फल बिक रहे थे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी ठेला के पास आकर रुकी। एक लंबे कद का आदमी उसमें से उतरकर कुछ खरीदने लगा। क्षमा के खुरापाती दिमाग में तुरंत लिफ्ट मांगने का आइडिया आ गया। लेकिन उस छोटे से कस्बेनुमा शहर में लिफ्ट मांगना और देना दोनों ही रूढ़िवादी परिवार की लड़कियों के लिए आसान नहीं था। अगर कोई परिचित उन्हें इस तरह लिफ्ट लेते देख लेता तो चारों परेशानी में पड़ सकती थी। उनकी बातों से क्षमा तुनक पड़ी, तुम लोग भी गजब लड़कियां हो। इस तेज गर्मी में भला कौन हमें लिफ्ट लेते देखेगा? मोड़ तक भी ये हमें छोड़ देगा तो वहां से हमें आसानी से रिक्शा मिल जाएगा। उसकी सारी बातें ठीक थी, फिर भी एक अनजानी आशंका से कुमुद का मन घबरा रहा था। कुमुद को नर्वस देखकर क्षमा धीमे से बोली, क्यों नर्वस हो रही हो?
कौन सा हमारा जान पहचान वाला या रिश्तेदार है। शक्ल से ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही शरीफ नज़र आता है। वैसे भी अगर जनाब ने ज़रा सा भी 6-5 करने की कोशिश की तो मेरा जूडो कराटे सीखना किस दिन काम आएगा। अपनी बात समाप्त कर क्षमा ने बड़ी अदा से लिफ्ट लेने के लिए उस लंबू को इशारा कर दिया। उसे अपने आप को सुपर वुमन और सबसे ज़्यादा आधुनिक जो साबित करना था, ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ कुमुद को भी कार में बैठना ही पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने पूछा, आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों को जाना कहाँ तक है। जाना तो हमें हनुमान नगर के मोड़ तक है, पर आप अपनी सुविधा अनुसार हमें कहीं भी उतार सकते हैं। रास्ते में आइसक्रीम की दुकान पर नजर पड़ते ही क्षमा यथासंभव अपनी आवाज में माधुर्य घोलते हुए बोली, सुनिए, मेरी एक सहेली को गर्मी से चक्कर आ रहा है, क्या आप हम लोगों के लिए आइसक्रीम ला देंगे। उसका इशारा कुमुद की तरफ था। बोलने के साथ ही वह अपना पर्स टटोलने लगी, पर वह पैसा लेने के लिए रुका नहीं, उतरकर आइसक्रीम लाने चला गया। थोड़ी ही देर में चारों के लिए आइसक्रीम ले आया। क्षमा आइसक्रीम लेते हुए बोली, कितने पैसे हुए। रहने दीजिए, पैसे मैंने दे दिए हैं। थैंक यू, पर यह ठीक नहीं है, पैसे तो आपको लेने ही होंगे। क्षमा के 2 बार बोलने पर भी उसने पैसे नहीं लिए। वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उन लोगों के बताए स्थान पर उन सबको उतार कर चला गया। क्षमा उन तीनों की तरफ गर्व से देखते हुए बोली, इतनी गर्मी में हम सब इतने आराम से घर तक पहुंच ही नहीं गए, मुफ्त की आइसक्रीम भी खाई। फिर भी मुझे दाद देने के बदले तुम तीनों मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो। वे सभी अपने अपने घर की तरफ चल तो दिए, लेकिन एक अनजाना भय और अपराध बोध से मन बेचैन था। आज के आधुनिक युग में लिफ्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कस्बे नुमा शहर के लिए यह एक अपराध ही था। कई दिनों तक कुमुद का सशंकित मन छोटी छोटी बातों पर भी चौंक उठता। समय के साथ वह इस घटना को पूरी तरह भूल गई थी। आज एक बार फिर वह परेशान हो उठी थी। तभी क्षमा पूरे जोश से उठी, चलो सब मंडप में, यहाँ बैठकर शादी का मजा किरकिरा मत करो। जो होगा उसका सामना किया जाएगा। जहां तक मैं सोचती हूँ वह वैसा कुछ भी नहीं करेगा जिसकी हमें आशंका है। क्षमा के पहल करने पर चारों सहेलियों का डर गायब हो गया और वे सब मिलकर धमाल करने लगी। वैसे भी उस जिराफ के चेहरे से जरा भी नहीं लग रहा था कि उसे उस दिन की घटना याद भी है। काव्या ने उसका नाम ऐसा जिराफ रखा कि इसी नाम से लड़कियों के बीच मशहूर हो गया। वह भी बारातियों की तरफ से मोर्चा संभाले हुए था। शादी के बाद जब करुणा पग फेरे के लिए लौट कर आई, कुमुद उनसे उस जिराफ का परिचय जानने के लिए बेहाल थी, लेकिन शादी के फोटो में उसे देखकर वह इतना ही बता पाई कि वह उनके देवर का दोस्त था और बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत था, पर चाह कर भी उसका नाम उन्हें याद नहीं आ रहा था। कुमुद ने भी यह सोचकर राहत की सांस ली कि नाम में क्या रखा है। वह जिराफ उन लोगों का रिश्तेदार नहीं था, इतना ही काफी था, वरना हर समय सर पर तलवार लटकती रहती। कुछ ही दिनों बाद ही वह सब भूल भाल कर पढ़ाई में जुट गई थी। जल्द ही उसे मेहनत का फल मिला। MSc में उसे काफ़ी अच्छे नंबर मिले। फिर सिलसिला शुरू हुआ नौकरी के लिए तरह तरह की परीक्षाओं में शामिल होने का। एक बार फिर सफलता ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसका BPSC की परीक्षा में चयन हो गया। नौकरी ज्वाइन करते ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसके क्रम में उसे अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता। एक बार उसका ट्रांसफ़र गया शहर में हो गया। हमेशा माँ उसके साथ जाकर रहने की अच्छी व्यवस्था करके ही वापस आती थी, लेकिन उन दिनों एक तो माँ की तबीयत खराब थी, उस पर दीदी भी जीजाजी और बच्चों के साथ आई हुई थी। जैसे ही जीजाजी को उसके ट्रांसफ़र के विषय में मालूम हुआ, उन्होंने गया में रहने वाले किसी परिचित को फ़ोन कर बतौर पेइंग गेस्ट उसके रहने का सारा इंतज़ाम करवा दिया और उसे वहाँ का पता और फ़ोन नंबर थमाते हुए बोले, ये लोग मेरे परिवार की तरह हैं, तुम जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पहुँचने पर उसकी मुलाकात जिन 2 लोगों से हुई, उसमें एक घर के मालिक मुकुंद बिहारी थे और दूसरी उनकी पत्नी उर्मिला देवी। उनकी बेटी की शादी हो गई थी और बेटा शहर में ही कहीं गया हुआ था। उन लोगों ने उसका स्वागत अपने परिवार के सदस्य की तरह किया और उसके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था पहले ही करवा दी। दूसरे दिन उसे अपने ऑफिस में रिपोर्ट करना था। वह तैयार होकर समय पर ऑफिस पहुंच गई। किसी विपुल बिहारी को उसे रिपोर्ट करना था। जैसे ही वह उनके कैबिन में पहुंची, सामने की सीट पर बैठे व्यक्ति को देखकर ऐसे चौंकी मानो अचानक ही उसके सामने फन उठाए कोई सांप आ गया हो। उसके सामने वही जाना पहचाना व्यक्ति बैठा था जिसे कभी उन लोगों ने जिराफ नाम दिया था। उसे इस तरह चौंकते देखकर वह मुस्कुराते हुए बोला, आइए मिस कुमुद सिन्हा, आपका इस ऑफिस में स्वागत है।
मेरे साथ ही आपको ट्रेनिंग लेनी है। अब तक वह भी थोड़ा संभल गई थी। कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए बोली, कोई नृप होए हमें कहानी। कुमुद के बोलने के साथ ही दोनों हंस पड़े। तभी वहां एक अर्दली एक ट्रे रख गया। ट्रे से निकाल एक आइसक्रीम का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए विपुल बोला, आज बहुत गर्मी थी, कहीं आपको चक्कर ना आ जाए, इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए आइसक्रीम मंगवा रखी थी। अब तक कुमुद का संकोच पूरी तरह दूर हो गया था। वह इत्मीनान से आइसक्रीम खाने में जुट गई। फिर काम की दूसरी बातें होने लगी। दोपहर में दोनों ने साथ साथ लंच किया। शाम को जब कुमुद घर लौटने के लिए उठी, विपुल भी साथ उठते हुए बोला, चलिए आपको आपके घर तक छोड़ दूं। कुमुद उसके साथ होली। देखते ही देखते कुमुद द्वारा बताए गए आधे अधूरे पते से ही उसने उसे उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया। कुमुद से विदा लेने के बदले उसके साथ पीछे पीछे ड्राइंग रूम तक आकर सोफे पर बैठ गया। तभी उर्मिला देवी भी वहां आ गई। उन्हें देखते ही बोली, तुम दोनों आ गए, मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। एक बार फिर चौंकने की बारी कुमुद की ही थी। उनके हाव भाव से कुमुद को समझते देर नहीं लगी कि विपुल ही इन लोगों का बेटा है। वह धीरे से बोली, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका घर है? फिर इतना अच्छा सरप्राइज आपको कैसे मिलता? दूसरे दिन दोनों साथी ऑफिस के लिए निकले। रास्ते में कुमुद बोली, आप लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कैसे धन्यवाद दूं। बस आप इतना कीजिए कि मेरी शादी करवा दीजिए। ये कैसी मांग है? शादी के लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। किससे आपकी शादी करवा दूं? कुमुद अकबकाकर बोली, खुद ही कर लो ना। विपुल के इस तरह से प्यार का इजहार करने से कुमुद के दिल में जल तरंग सा बज उठा और मुस्कुराते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली। 2 महीने बाद ही कुमुद क्षमा को फोन कर अपनी शादी में आने का न्योता देते हुए बोली, तुमने जिराफ से ऐसे लिफ्ट ली कि उसने मुझे ही अपने जीवन में फिट कर लिया। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की लिखी कहानी मेरी भी शादी करा दो।